टॉक्स के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। पुष्कर सर, राम राम। स्वागत। राम राम भाई। सर, कल जो है मोदी जी ने एक स्पीच दी है जो संसद में दिया, और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो है जो धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं उस पर। वो हम लोग का एनुअल अफेयर है। मतलब जो हार्डकोर मोदी फैंस हैं उनके लिए ये है कि हमारा रॉक स्टार आया है, आज कुछ करेगा, और वाकई में ही नेवर डिसअपॉइंट्स। हम्म। एंड दैट्स आवर एंटरटेनमेंट। 1.5 घंटे का, और उस पर फिर मीमांसा होती है। नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट वेरी, हाउ डू वी से दिस, एनरिचिंग एक्सपीरियंस एज वेल। यस। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स इन। और जो ये भी लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में, तो व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ पर्सन लाइक मोदी जी, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हम लोग की भी सोच ठीक ही जा रही। खैर, और भविष्य की आहटें जरूर मिलती हैं, जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया। बिल्कुल। भविष्य की एक आहट तो मोदी जी ने और कस के दे दी सर। पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मुंह से कोई आंकड़ा दिया कि अब की बार 370 पार भाजपा के लिए। एनडीए तो 400। और ये चमत्कार, चमत्कार तो नहीं, वो एक अलग घटना दुर्घटना जिस जो भी कह लीजिए, इंदिरा जी के बाद हुआ था। 400 सीट प्लस राजीव गांधी को मिली थी। और वो एक सहानुभूति लहर बोली जाती है, उसकी बात, उसकी और कोई मीमांसा हुई ही नहीं। वो एक सिंगल पॉइंट की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जीत गए। और उस उतनी बड़ी बात को झुटलाना या उसकी और मीमांसा करना भी उचित नहीं है, या पता नहीं हुआ कि नहीं, आई डोंट नो क्या और कारण रहे होंगे। वो एक सिंगल पॉइंट इवेंट था जिसकी वजह से वो हुआ। पर ये तो जो अब मोदी जी ने कहा है, तो पूरे पिछले 10 साल के जो कार्य हैं उनका बेसिस निकल के आ रहा, उसका एक्चुअल रिजल्ट अब निकल के आ रहा है कि जिसमें सब कुछ शामिल है। धर्म भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, विश्व में आपकी पहचान, अर्थव्यवस्था का ठीक होना, बैंकों का ठीक होना, करप्शन घटना, सेफ्टी सो मच सो दैट कि बम नहीं फटे 10 साल में, टचवुड ना फटे। और मिलिट्री कितनी मजबूत है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मतलब सारे एस्पेक्ट्स पे बात की जा सकती है और की जाएगी। पर ये कहना कि 370 पार, इसमें एक बड़ा, बहुत बड़ा फैक्टर सिर्फ मोदी जी या भाजपा नहीं है, इसमें तो एक फैक्टर विपक्ष भी है ना। तो वो विपक्ष कहाँ है जो इतनी बुरी हार पाने के लिए तैयार बैठा है। जी सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि बिल्कुल अपने आप में बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी चुनाव के जाने से पहले कोई इस तरह की कभी बात कभी की ही नहीं कि बीजेपी कितनी जीतेगी कितनी नहीं जीतेगी। हाँ, 2014 में दो उनका जो कैंपेन स्लोगन था 272 का था। और 2019 में जब आए तो 300 का था। वो कैंपेन का पार्ट होता था, वहीं से जो है आप जो है कह सकते हैं कि माहौल बनाया जाता है या अपना वो रखा जाता है, एक स्केल बनाया जाता है कि हमको हमें ये लक्ष्य निर्धारित होता है कि इस लक्ष्य को हमने पार करने के लिए जो है इतनी सीट पाने के लिए हमें जो कुछ करना हो करेंगे और सब कुछ करें। और यही जो है जनता के सामने लेके आते हैं उस विश्वास के साथ कि हम इतना लेकर आए। 2014 में किसी ने 272 की आशा नहीं की थी। स्वयं बीजेपी के बहुत बड़ा एक वर्ग था जो 272 इसको, ठीक है, जनता जो थी, हमारा जनता जो हमारी ऐसी जनता थी उसको दिख रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा। लेकिन जो है वहीं पे बौद्धिक जमात जो थी या जो तटस्थ लोग भी थे या स्वयं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। सब 220 के लड़ाई अपने आप को की सेना के सेनापति समझ रहे थे। 2019 में भी विपक्ष ने तो 6 महीने पहले ही ये तैयारी कर ली थी कि जो है निपट गए मोदी, अब तो आएगी नहीं और लोग बड़े त्रस्त हैं डिमोनेटाइजेशन से और तमाम चीजों से, बड़ा जो है वीक परफॉर्मेंस रही है और उड़ जाएंगे। और कुछ को ये लग रहा था कि जो है बालाकोट हुआ है उससे एक चीज आई है कि एक बालाकोट से लेके पॉजिटिविटी बनी है नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में, तो कुछ सीटें और मिल सकती है। लेकिन विपक्ष पूरा डर रहा था 272 के नीचे खींचने के। लेकिन हम जनता को लग रहा था 300 के ऊपर जाएगी और वैसे ही हुआ।
इस बार अपने आप में विशेष ये है कि सदन में नरेंद्र मोदी जी ने जनता की जो अपेक्षा है उसको उन्होंने जो है सीलबंद किया है, और उन्होंने एक डेफिनेटिव फिगर दी। एनडीए के फिगर की बात हुई थी 400 की इस बार, और उन्होंने अपनी तरफ से बीजेपी के जो है सीट 370 प्लस निर्धारित कर दी। और मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं नरेंद्र मोदी जी के किसी भी वक्तव्य, उन्होंने जो है किसी जोशो जोश में या प्री कंसीव नोशन दिखाया, उनका ये दृढ़ विश्वास है और ये उनका लक्ष्य है। तो मैं मानता हूं कि इनका ये दृढ़ विश्वास उनको अपनी जनता या अपने वोटर से मिल रही अनुभूतियों से उन्होंने ये फिगर डराइव की, और मैं उसको स्वीकारता हूं, क्योंकि मेरे अपना आकलन नवंबर के महीने में 370 प्लस था एनडीए का। लेकिन मैं साथ में साथ ये भी कहता था कि अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अंडर करंट पूरे भारत, मैं उत्तरी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल राम भक्त बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, जो कि बियॉन्ड बीजेपी, जहां पर बीजेपी बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, या जहां पर क्रिटिकल मास तक बीजेपी अपने वोट्स नहीं कर पाई है, वहां की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में एक अंडर करंट रहेगा, जिसका जो है जिसका जो है तापमान लेने में सभी बौद्धिक लोग असफल होंगे। कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी पेस्पोलॉजिस्ट उसको नहीं क्वांटिफाई कर सकता, लेकिन ये होगा, और ये आपको जो है ईवीएम बॉक्स से निकलता हुआ दिखेगा। तो निश्चित रूप से वो जो है फिगर एक बड़ी है। और ये एक चीज और कहती है, जहां नरेंद्र मोदी जी का जो है अपने कामों पे विश्वास, और जो अपने कामों से जो परसेप्शन जनता के बीच बनाया है उसकी सकारात्मकता को लेकर जो आगे बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो उन्होंने वहां पर जो है सामने बात रखी है, तो ढकी छुपी बात नहीं की उन्होंने एक दिन कहा जाए बेसिकली, तो उन्होंने विपक्ष को विपक्ष की भूमिका ना स्वीकार करके ना करने के लिए लताड़ा। विपक्ष अपने ही भूमिका में पूरी तरह असफल रही है, उनका तो ये चार्ज है, क्योंकि किसी भी समृद्ध लोकतंत्र में एक अच्छे विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ विपक्ष जो है या तो एक रुके हुए समय में खड़ा हो गया पोस्ट 2014 में, या ये कह सकते हैं कि वो अपने ही अंतर्द्वंद्व, अपने ही विक्षिप्तता, अपने ही विक्षिप्त बौद्धिकता में इस तरीके से जो है उसने एक कैकून बना लिया है, अपने को परिधि में ले लिया है, कि वहां पर कुछ को दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए वो जो है नरेंद्र मोदी जी से या भारत जो इस वक्त की जो एनडीए सरकार है उसके विरुद्ध जनता में क्या लेकर जाए कि जनता उनको स्वीकार करे। तो बेसिकली विपक्ष की विश्वसनीयता अपने आप में इतनी खत्म हो चुकी है कि वो चाहे गठबंधन में लड़े या अकेले में लड़े, वो कम से कम 2024 में नहीं रहेगा। जी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि विपक्ष ऐसा नहीं कि हमें सत्ता में नहीं है। वो स्टेट्स में ममता बनर्जी फुल फ्लेश सत्ता में है वेस्ट बंगाल में। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ। कांग्रेस भी गहलोत जी के माध्यम से, या आपका छत्तीसगढ़ के जो थे हमारे सीएम साहब बघेल जी, और फिर महाराष्ट्र में विपक्ष कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार जनता ने देखी। साथ में ही अभी कर्नाटका में भी देख रही है। बिहार को तो ऑफ कोर्स लालू तेजस्वी
के रूल ने या नीतीश के समर्थन में, या मतलब वहां प्रॉपर भाजपा कभी रही नहीं। दिल्ली ऑफ कोर्स केजरीवाल का गढ़ है, वहां भी। तो ये लोग, ये जो सो कॉल्ड विपक्ष है, ये अपने अपने डोमेन में, पंजाब फॉर दैट मैटर, बहुत बुरे हाल वहां की जनता महसूस करती है ना, मीडिया में भले सब कुछ आए चाहे ना आए। तो ये लोग अपने अपने डोमेन्स में, ये छोटे छोटे डोमेन्स में, ये कहीं ना कहीं विपक्ष में नहीं है, ये सत्ता में है। और ये सत्ता में रहते हुए अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को केटर करते हैं, हम उसके लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर कन्हैयालाल मर्डर जो हुआ, उसके 2 साल होने को आए, लेकिन उनके और वो सारी दुनिया ने देखा, वो वीडियो खुद बनाने वालों ने, मारने वालों ने बनाया, लेकिन उसके बाद भी उन पर केस नहीं, वो आज तक जेल में है, आराम से हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद छूट भी जाते। पॉइंट इज की, और बिहार की जनता देख ही रही है पंजाब की जनता में क्या आफत आई हुई है, ड्रग्स और मतलब हत्याकांड लगातार चल रहे हैं। और राजस्थान की जनता ने बहुत झेला, तभी उठा के उन्होंने जो है वसुंधरा राजे को न सीएम बनाते हुए भी मोदी जी को चुन लिया इस बार। मध्य प्रदेश की जनता ने 1.5 साल का कमलनाथ का शासन देखा, एकदम हाय तौबा मच गई कि बिजली नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। वापस से शिवराज सिंह चौहान को रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के ले आए हैं। माय पॉइंट इज कि ये विपक्ष जो सो कॉल्ड कह रहा है कि हम तो विपक्ष में, हम सत्ता में नहीं है, पर ये तो मोदी जी के दौरान, यही अगर हम उल्टा करें कि मोदी जी गुजरात में थे, केंद्र में कांग्रेस थी, मोदी जी विपक्ष में थे, लेकिन गुजरात मॉडल का नाम लेके आए ना वहां पे, गुजरात को 3 बार जीता, और इस बार तो और भी रिकॉर्ड मार्जिन दिया। तो जब वो विपक्ष में थे, तब सब उनको ये पता था कि मैं इस समय सत्ता में हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मेरे कर्तव्य है, मैं यहीं से अपना बिल्डअप करूंगा। पर ये लोग जहां जहां हैं, वहां वहां तो ये लोग और बंटाधार करते जा रहे हैं। तो विपक्ष तो है नहीं है, ये तो सत्ता में है, लेकिन अपना चरित्र दिखा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए शायद विपक्ष में। आपके क्या रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष जहां जहां सत्ता में है तो इसलिए कि वहां की जनता ने उनको सत्ता पे लेकर आई है ना। ये तो ऐसी बात नहीं है कि तो जनता ही है। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं केंद्र की भूमिका बात कर रहे हैं, तो केंद्र का चुनाव संसद का सदन के लिए चुनाव होना बिल्कुल अलग बात है, और राज्य के चुनाव में जनता जो है का चुनाव अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही अंतर है, उतना बड़ा जितना कि एक जब आप नगर महापालिका का चुनाव में अपने कारपोरेटर को चुनते हैं तो उसमें जितना आप व्यक्तिवादी हो जाते हैं, तो वैसे राज्य में है तो जनता ने जो जैसी जनता है, जैसी डिजर्व करती थी जनता ने अपनी उस तरह सरकार चुन ली है, और उसी तरह की सरकार उनको उसी तरह की शासन दे रही है। हमें आपको लग रहा है कि बड़ा बुरा बड़ा दिखा रही है, लेकिन जिस वोट से वो जीते हैं तो उन्होंने यही करने के लिए किया था। तो भाई विपक्ष ने तो ये नहीं कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो तो कह रही थी हम ऐसा करेंगे, और जनता ने उनको जिताया राज्यों में, तो करेंगे करेंगे। अब आप उसमें बात कर लीजिए कि वो अर्थमेटिक, चुनावी अर्थमेटिक कैसा था, या आदमी स्वार्थ मंदा जाता है, जाति रहता, वो ठीक है, सब मान लेते हैं। तो विपक्ष ने अपना जो चरित्र था वो पूरी तरह से निभाया है। उसने जो उसने कहता था, जो पहले कर्म करती थी वही कर किया था उन्होंने, और जनता ने उनको स्वीकारा है। तो निश्चित रूप से जनता अपने हित अहित देखती है, भले शॉर्ट टर्म देखती है, लॉन्ग टर्म देखती हो। तो इसका तो हम इसलिए कंपेयर नहीं मैं करना चाहता हूँ कि क्या है ये। अच्छा, दूसरा जहां तक गुजरात मॉडल की बात है, वहां पे विपक्ष में लोग थे। एक सवाल इस बात का यह है कि जब आपने एक लकीर बड़ी खींची हुई है और उसी को लेके आप केंद्र में बैठे हैं, तो यही चीज तो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी कभी कोई लकीर काटते नहीं है, ना उसको मिटाते, अपनी लकीर बड़ी कर देते हैं। तो विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, भारत का दुर्भाग्य है, भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये है कि केंद्र की राजनीति में विपक्ष इतना बौना हो गया है, इतना कहना चाहिए कि इतना शुद्ध सूक्ष्म हो चुका है कि उस सूक्ष्मता में जो है उसको जो है राष्ट्र हित तो छोड़ दीजिए, उसको अपना हित भी नहीं दिख रहा, उसका अपना। क्योंकि पूरी लड़ाई 2024 के चुनाव में हर दल की कि जो उसका कोर वोटर ये कि जिस वोटर की पहचान से उसका दल है, वो जो है रिटेन करे। और फिर अगले 2024 के लोकसभा के बाद विधानसभा जब चुनाव आए, हम फिर अपनी बाजी खेलें, क्योंकि सारी लड़ाई केंद्र की लड़ाई में, सरकार में आने के लिए कोई नहीं लड़ा।
और इसीलिए गठबंधन नहीं बन पाया। हर क्षेत्रीय दल या मुख्यतः स्वयं कांग्रेस कांग्रेस का तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही ये है कि जो उसका जो है 80 के दशक तक शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये तीन उनका कोर वोटर था। कुछ भी हो जाए बस ये तीनों वही गिरते थे। तो इस वक्त उनमें से एक सबसे प्रमुख जो है, दैट इज जो सबसे बड़ा टैंक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक मुश्त वोट करने की हैसियत रखता है, और जहां पर बड़ा लो मार्जिन हो वहां पे बाजी पलटने की भी हैसियत कुछ जगह रखता है। तो केवल कांग्रेस ये देख रही है कि इतने प्रयास करने के बाद, इतना खुलेआम ताज ठोकने के बाद, इतना पूरी तरीके से सनातन को गरियाने के बाद, सनातन का विरोध करने के बाद, राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराए जाने के बाद हमें कितना वोट मिलता है, उसमें जो उसको, और निश्चित रूप से उनकी जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र से उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा, जो उनके लिए जो है आगे के सांस ऑक्सीजन बनेगा। और साथ में वो हिंदुओं का वो वर्ग भी सामने उनको मिलेगा जो पहले ट्रेडिशनल रूप से कम्युनिस्टों के पास जाता था। कांग्रेस जो है वामपंथियों का बेसिकली इस वक्त जो है लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट इस्लामिस्ट पार्टी जो है आपकी कांग्रेस हो चुकी है। तो केवल 2024 में उनको कितना, कहां से, किस क्षेत्र से, किस राज्य में कितने परसेंटेज का वोट मिलता, उस तहत जो है मैं समझता हूं आगे की रणनीति विधानसभा चुनाव, इसको ये कह सकते हैं, ये आगामी विधानसभा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के में हर दल अपने में शक्ति देख रहा है कितनी है, हर परम्यूटेशन, हर कॉम्बिनेशन से। 24, इसलिए 24 कोई लड़ नहीं रहा, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, और ये जो है बात जनता सब समझ गई है, ये नहीं लड़ रहा है। क्या होगा आगे 25-26 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, वो अलग बहस की बात है, उसके अलग डायनेमिक्स होंगे, अलग चीज। अभी तो ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि उनकी मजबूरी ये कि जो जो क्षेत्रीय दल है या स्वयं आज कांग्रेस है, वो उसका वजूद इस बात पे नहीं कि वो समाज के लिए क्या कर रही है या राष्ट्र के लिए क्या कर रही है, उसका वजूद इस पे है कि वो किस वोट बैंक को कैटर कर रही है, कौन उसको लॉयल, किसके लिए खातिरदारी कर। तो जी इसलिए यहाँ आपने पर एक जो है बड़ी हाँ, बोल जी बोल। आप कंप्लीट कर लें, आप नहीं नहीं, पूछिए बात प्लीज। मैंने बात कंप्लीट कर ली। मेरा कहने मतलब ये था कि जनता, ये पहला चुनाव है भारत के इतिहास में कि जहां पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, केवल वो अपना आधार क्या बचा है ये टेस्ट करना चाहता है, और जनता भी अच्छी तरह जान गई है, जो समझ रही है कि विपक्ष लड़ नहीं रहा। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कल कहा 370 प्लस बीजेपी, 400 एनडीए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये मुझको तो बिल्कुल संभव दिखता है। और ऐसा होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मैं ये कहूंगा आपसे। मैं मेरा आश्चर्य ये होगा जिस 370 से कम आएगा तो मुझे आश्चर्य होगा, जी लेकिन मैं अपने में कन्विंस हूं कि 400 जाएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि विपक्ष, आपने एक बड़ी बात कही कि मोदी जी बड़ी लंबी लाइन खींचने में यकीन रखते हैं, दूसरे की छोटी करने में नहीं रखते हैं। और यहाँ हम विपक्ष को देख रहे हैं, जो आपने कहा कि वो जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनका चूंकि एक सीमित वोट बैंक है, जो ही उसी में वो खींचतान कर रहे हैं और एक दूसरे की लकीर काटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अखिलेश और राहुल का तो खुलेआम है, एमपी में वही हुआ, कमलनाथ ने अखिलेश को नहीं ध्यान, मतलब मैं जो तो अपने आखिर दोनों में का आपस एक में मिनट चल बात रहा कर, 1 मिनट में अपनी बात कर लूं पूरी, तो उसके बाद मेरी है। जी। बात समाप्त हो जाएगी। देखिए ये पोचिंग गेम है। हम्म। आज से 80 के दशक तक जो है जो वोट बैंक कांग्रेस का था वही छितरा के तो गया इन क्षेत्रीय दलों के पास, उन्होंने पोचिंग की। आज क्या है कि आज हर क्षेत्रीय दल डरा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो है राहुल गांधी पहुंचे रहे। हम्म। राहुल गांधी की जो पूरी जो है राजनीति है, वो अपने खोए हुए वोट बैंक को रिटेन करने की है। तो जो उन्होंने बीजेपी को खोया, वहां तो उनको मिलना नहीं।
और वो उसको भी लेना का प्रयास उनको करना भी होगा तो वो तब करेंगे जब उनका जो बाकी जो खोया हुआ है क्षेत्रीय दलों के पास वो मिल जाए। इसीलिए कोई जो है क्षेत्रीय दल कांग्रेस से मिलकर नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उसको जो उसका उनको डर है कि जो वोट बैंक उन्होंने कांग्रेस से इतने दशकों से लिया हुआ है, यदि हमने उनसे समझौता करके कुछ सीटें दी तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो है लोकसभा में तो हम सपोर्ट कर देंगे, तो कल जब विधानसभा का चुनाव है तो पता लगा जो ओरिजिनल घर वापसी हो गई वोटर की कांग्रेस के यहाँ, तो ये तो ठुल्ले हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इट्स अ गेम, द होल 2024 गेम इज गेम ऑफ पोचर्स। जो पुराने समय में जिन पोचर्स ने जो है घुस के जो है शिकार कर लिया था, कब्जा लिया था, अब जो है कांग्रेस जो है उसी भूमिका में आ गई है। वो अपने पुराने वोट बैंक की पोचिंग में जुटा हुआ, इसलिए तो बीजेपी का खूब से मतलब नहीं रह गया। जी, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने, जो आप कह रहे हैं कि जो जिन्होंने कांग्रेस के वोट लिए थे, तो जो वोट थे वो जातिगत वोट थे। तो काफी दिनों तक जातिवादी राजनीति चली, और मैं नहीं देख मतलब ये भी साफ दिख रहा है कि ये जातिवादी राजनीति जो है अब नहीं चल रही है, क्योंकि जातिवादी नेता लोग कुछ टॉपअप नहीं दे पा रहे हैं अपने वोट बैंक को, और वोट बैंक जो है इकट्ठा हो रहा है एंटी भाजपा वोट बैंक। और उसमें सभी शामिल है, हिंदू मुसलमान सब लोग शामिल है। प्लस तुमने दूसरा तुमने ये एक बड़ी कि महत्वपूर्ण तुमने एक बड़ी जी महत्वपूर्ण बात की संदीप, तुमने कही कि टॉपअप वाली बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि जो जिस टॉपअप से इनके सरकारें बनती थी या ये शक्तिशाली थे, जहां ये मैटर करता था कि बिना इनके नहीं हो सकता, वो टॉपअप ऑलरेडी वहां तक गायब हो गया, कहीं और चला गया। तो इसलिए बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि वो उनके टॉपअप ना होने से, क्योंकि बिना टॉपअप के वो बिल्कुल शक्तिहीन है। जी उनका जो है अपने और क्षेत्र में कुछ बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सत्ता में नहीं आ सकते। जी और एक तो जातिवादी वोट जो है वो कटता जा रहा है, वो घटता जा रहा है। अब श्री राम मंदिर जी के मतलब श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऑफ कोर्स एक बड़ा एक अम्ब्रेला है हिंदुत्व, जिसमें सारी जातियां अपने आप को देखती हैं, समझती हैं, जानती हैं, मानती भी हैं, और अपने आप को एक हिंदू विचारधारा के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रही हैं, अपना जीवन जी रही हैं। दूसरा सबसे मेन बात है कि कोई लड़ने को तैयार हो तो मुद्दा क्या है भाई, किस मुद्दे पे लड़ोगे? बिजली पानी सड़क नाम का जो मुद्दे थे वो कब के ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि दे हैव बीन डन एंड डस्टेड। हर गांव का विद्युतीकरण हो चुका है, सड़कें जो बन रही हैं लोगों ने कभी इमेजिन नहीं की थी। वीडियोस आ रहे हैं, फॉरेनर लोग वीडियोस बना रहे हैं कि वो वाओ व्हाट अ रोड, नेवर थॉट वी विल बी ड्राइविंग ऑन सच अ रोड इन इंडिया। पानी गांव गांव में टंकियां बन रही हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। जल जीवन मिशन से हर घर में नल दिया जा रहा है, और सिलेंडर वगैरह, ये सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं। खाना, राशन मिल रहा है मिडिल क्लास के लिए। 200 एयरपोर्ट बन रहे हैं, आदमी बेंगलोर से, दिल्ली से, अयोध्या सीधे पहुंच रहा है, आजमगढ़ पहुंच रहा है, दरभंगा पहुंच रहा है, रायपुर पहुंच रहा है, वाराणसी पहुंच रहा है। बड़े शहर नहीं, छोटे शहर पहुंच रहा है। हाँ बिल्कुल। और अभी ये जाल और बढ़ता जा रहा है। वो इंडिगो और टाटा ने ऐसे ही नहीं 500-500 हवाई जहाज जो है ऑर्डर कर रखे हैं। यहाँ पे जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड्स ऑफ कोर्स, चार धाम यात्रा, पहाड़ों पर रोड हो, कहीं हो बिजली, आपके पास भ्रष्टाचार है नहीं, सुरक्षा है पूरी। आपका मुद्दा क्या है? एक ले दे के बेरोजगारी का झुंझुना पकड़ के आ जाते हैं। और बेरोजगारी क्या कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। अरे भाई, सरकारी नौकरी की आवश्यकता तो तब पड़ेगी ना जब समाज अपना रोजगार स्वयं पैदा करेगा। उस कार्य को मैनेज करने के लिए सरकारी नौकरियां होती हैं समाज के मुझको तो जी। मुझको तो बड़ा तो स्पष्ट आपके दिखता है पास कि तो मुद्दा भी नहीं है भाई। जी 2024 मुझे तो बड़ा स्पष्ट दिखता है कि 2024 के चुनाव के बाद जो है जिन बातों वो की अलग तरफ इशारा मोदी जी ने किया कि जो है मैं बड़े महत्वपूर्ण और बड़े जो है बड़े फैसले लूंगा। तो उस बड़े फैसले में जो है, जो वो कई बार इस चीज को पिछले 6 महीने में बड़ा हिट कर चुके हैं कि मेरे लिए चार ही जाति हैं: महिला, युवक और गरीब। गरीब, और एक चौथा कोई और है। हम्म चार को उन्होंने किया, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया।
ये चार को ही जाति बना कर रखी। ये जो है और आपको कल जो है और क्लियर कल है। और कल किसी ने उनको बीच में इंटरप्ट किया कि माइनॉरिटी नहीं हाँ। है। अरे वो भड़क गए, तुमने खाली तोड़ने का काम करना है। नारी की बात हो रही है तो क्या नारी में माइनॉरिटी की नारी नहीं है? गरीब की बात होगी तो क्या गरीब में माइनॉरिटी? ये क्या माइनॉरिटी माइनॉरिटी लगा, मतलब भड़क मुझे गए। तो हाँ, तो तीसरे टर्म में आप माइनॉरिटी शब्द गायब कर, डिक्शनरी से गायब। ये तीन टर्म जो है गायब हो जाए, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और तीसरे टर्म, माइनॉरिटी। में माइनॉरिटी इंडियन पॉलिटिक्स से, डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। तो आपकी आर्द्रता जो है माइनॉरिटी ना होके, वो जो चार उन्होंने गिनाई है, वो आपका हो, जिसपे जो है भारत की सरकार मेहनत करेगी और करेगी। एक तो मिर्चा रगड़ने में एकदम एक्सपर्ट हैं मोदी जी, कि जख्म तो देते हैं, मिर्चा भी रगड़ते हैं। कि राम मंदिर तो बनाया बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देके वापस स्थापित किया, उनको वापस उनका पुराना खोया हुआ सम्मान वापस दिया, जनता ने हाथों हाथ लिया इस बात को। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो एक समय में, वो समझ लिए मुसलमानों की मिनिस्ट्री थी, उसमें भी अशराफ वर्ग की मिनिस्ट्री थी, उस पे वो एकदम मजा मारते थे। सो मच सो दैट कि उन्हीं लोगों ने शाहबानो केस में शाहबानो जी को चंद रुपए न मिले, इसके लिए राजीव गांधी को झुकाकर संसद में कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटवाया। आज एक महिला को 4 रुपए न मिले, इसलिए आज एक महिला उसी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की ऊपर उनके सर पे बैठी हुई है। और हज सब्सिडी खत्म कर दिया, बहुत कुछ खत्म कर दिया, उसके भी वीडियोज आ रहे हैं कि बड़ी तकलीफ हो रही है। खैर ये सब चलता रहेगा। तो पुष्कर था, विपक्ष के पास ना मुद्दा, ना ही वोट बैंक, एक बचा कुचा वोट बैंक। उस पे भी देखिए एक अलग तरीके से पोचिंग होगी। देखा जाएगा विपक्ष उस पे भी। विपक्ष के पास ना मुद्दा है, ना जनता है, और जनता ही बहुत दुखी है इस बात से। और विपक्ष जहां जहां है उसने अपना चरित्र दिखा दिया है, जहां जहां वो सत्ता में है उसने अपना चरित्र दिखा दिया है कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे रहेंगे, और हमारे पास देने को बस यही है। तो अब देश की जनता देश के लिए वो न ले, तो फिर इसमें भाई आप आप जानो, आपका काम जाने, आप वॉकओवर दे रहे। तो इसीलिए शायद देखते हुए मोदी जी ने जो बोला है, उस बोलने के पीछे पूरी एनालिसिस कर रखी होगी, पूरा डेटा निश्चित। उनके पास मौजूद रहता है। और इसको देखते हुए आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। दर्शकों को अ, राम राम। चैनल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अभी तो बहुत मजा आने वाला है, इतना नीरस नहीं होगा चुनाव, घबराइए मत। ठीक है, खुश राम राम। राम राम।